हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उमेश क्वात्रा, उमेश कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बात करूंगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी टर्म्स रहेगी इसमें, कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मीनिंग होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर in the business that amount are called capital। कैपिटल का मीनिंग होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। भाई ओनर के द्वारा अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है किसमें, बिजनेस में। उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, कैपिटल। देखते कैसे। सपोज करो ये आप हो बिजनेस के ओनर। बिजनेस के ओनर को क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर। और ये है आपका बिजनेस। आपने अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सपोज करो 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है कैश। और ये भी हो सकता है आपने गुड्स भी इन्वेस्ट किया हो 5,000 का गुड्स। टोटल हो गया 1,05,000। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल को हम नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं या ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। गाइस कैपिटल का एक फार्मूला भी होता है। कैपिटल का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो ये कैपिटल का फार्मूला होता है। चलिए गाइस एक बार रिपीट करा देता हूँ। कैपिटल का मीनिंग होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, कैपिटल। आप एक ओनर हो, आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ कैश और 5,000 का गुड्स इन्वेस्ट किया है। टोटल कितना होगा, 1,05,000। तो ये 1,05,000 आपकी कैपिटल मानी जाएगी। कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। और कैपिटल का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी या आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। सेकंड मेरी टर्म्स रहेगी ड्राइंग की। ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट विथड्रॉल बाय ओनर। अमाउंट विथड्रॉवल बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर personal purpose that amount called ड्राइंग। ड्राइंग का मीनिंग होता है अमाउंट विथड्रॉल बाय ओनर। ओनर के द्वारा अमाउंट निकाली गई है कहाँ से, अपने बिजनेस से। किस लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए। उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, ड्राइंग। आइए देखते हैं। सपोज करो ये आप हो मिस्टर ए और ये है आपका बिजनेस। ठीक है, आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ कैश और 5,000 का गुड्स इन्वेस्ट किया था। इट मीन्स टोटल 1,05,000 आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था। ठीक है गाइस, तो इस अमाउंट को क्या बोला गया था, कैपिटल। ठीक है, अब आपने इसमें से 2,000 कैश और 10,000 गुड्स विड्रॉल कर लिया। किस लिए विड्रॉल कर लिया, फॉर पर्सनल यूज़
या फॉर डोमेस्टिक यूज़। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है, उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। तो टोटल 12,000 का, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो निकाल रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग। अगर ये ड्राइंग बिजनेस निकालता है तो इसे बिजनेस में अमाउंट की हुई जो आपने अपने बिजनेस में 1,05,000 इन्वेस्ट किए थे, इट मीन्स वो कैपिटल थी। अगर आप उसी बिजनेस से पर्सनल रीज़न की वजह से मनी विड्रॉल कर रहे हो तो उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होएगी। इसलिए ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल, कि ड्राइंग कैपिटल को कम करती है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट आइटम रहेगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स पेमेंट टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी मीन्स पेमेंट टू आउटसाइडर्स, मीन्स बिजनेस के ऊपर बर्डन। अगर लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपने आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी, इसका मतलब आपके ऊपर बर्डन है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बर्डन ऑन बिजनेस। अब बिजनेस के ऊपर बर्डन कब होगा? या तो बिजनेस ने लोन लिया होगा बैंक से, हो सकता है, या किसी आउटसाइडर से लोन लिया होगा। इट मीन्स अमाउंट ओड बाय द ओनर। ओनर के द्वारा पैसे उधार लिए होंगे किसी आउटसाइडर से। तो जो लाइबिलिटीज़ है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड सेकंड होती है करंट लाइबिलिटीज। इसका दूसरा नाम होता है फिक्स लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटीज इसको इसलिए बोला जाता है कि ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे लोन्स, ऐसी पेमेंट्स जिसकी पेमेंट आपने एक साल के बाद के ईयर के लिए करने, जैसे कि 2 साल में पैसे देने हैं, 3 ईयर्स में देने हैं, 5 ईयर्स में देने हैं, 10 ईयर्स में देने हैं, इनकी इसकी लिमिट हुई ग्रेटर देन 1 ईयर। अब जो करंट लाइबिलिटी है इसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। भाई ऐसी पेमेंट्स, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपने विद इन 1 ईयर पे करनी ही करनी है, उस टाइप की लाइबिलिटीज को क्या बोला जाता है? करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आइटम इसमें रहेगी टर्म्स एसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये एसेट्स। इसका मीनिंग होता है एसेट्स मीन्स, एसेट्स मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। भाई ये जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज मानी जाती है क्या? एसेट्स। इसका एक और मीनिंग भी होता है प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर, प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। भाई आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट दे, ऐसी कोई भी चीज़ जो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट दे वो हमारी एसेट्स होती है। अगर एक बिजनेस के पॉइंट से बात करूं, ये बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। तो आइए इसके टाइप्स देखते हैं। एसेट्स, एसेट्स के टाइप होते हैं 2। फर्स्ट होता है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स।
और दूसरा होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स, जो नॉन करंट असेट्स होता है ना, वो हम परचेज तो करते हैं बट सेल करने के लिए परचेज नहीं करते, यानी कि नॉट फॉर सेलिंग पर्पज, नॉट फॉर सेलिंग पर्पज। इसे हम लॉन्ग टर्म ही परचेज करते हैं, इस टाइप के एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म परचेज करते हैं। इट मींस लॉन्ग टर्म परचेज। और जो करंट असेट्स होती है उसका मतलब होता है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। भाई करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैश में। इसके आगे टाइप्स भी होते हैं, नॉन करंट असेट्स के आगे टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड असेट्स एंड सेकंड होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट का मतलब आप ये भी मान सकते हो भाई परचेज, ऐसे असेट्स जो आप परचेज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, परचेज फॉर लॉन्ग टर्म। और इसको आप मान सकते हो जैसे कि आपने किसी अनदर कंपनी के शेयर परचेज कर लिए हो। इट मीन्स परचेज शेयर अनदर कंपनी, परचेज शेयर अनदर कंपनी। इसके अंदर फिक्स्ड एसेट के अंदर 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है टेंजिबल एंड सेकंड होता है इनटेंजिबल। यानी कि फिक्स्ड एसेट के 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिससे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में हम टच नहीं कर सकते, नो टच नो सीन। यानी कि टेंजिबल एसेट्स को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसे हम देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मशीनरी और फर्नीचर। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि गुडविल होगी और पेटेंट्स एक्सेट्रा। सो गाइस, एसेट्स का मतलब क्या हुआ, एसेट्स मींस इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ना, उसमें एसेट्स को काउंट किया जाता है। और एसेट्स का मतलब ये भी निकलता है प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। भाई ऐसे कोई भी चीज़ जो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट दे, वो आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स। एसेट्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, भाई ऐसी एसेट्स जो आप सेलिंग टारगेट को ध्यान में रखकर उसे परचेज कर रहे हो। भाई ये आपने सेल नहीं करनी, नॉट फॉर सेलिंग पर्पज, यानी कि आपने जो ये एसेट्स परचेज की है इसको सेल नहीं करना, ये परचेज की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो करंट एसेट्स है, इसका मीनिंग ये होता है कि विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। भाई 1 साल के अंदर अंदर आपने उन एसेट्स को कन्वर्ट कर देना है, किसमें, कैश में। जो नॉन करंट एसेट्स हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड एसेट, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट का मतलब भी यही होता है कि ऐसे एसेट्स जो आपने लॉन्ग टर्म परचेज की है या जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स दे रही है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मीनिंग ये होता है कि आपने किसी अनदर कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट कर रखे, यानी कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर आपने बाय किए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट के आगे 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं हम टर्म्स नंबर 5।
फिफ्थ मेरी टर्म्स रहेगी डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर इज अ पर्सन, डेटर्स इज ए person who owes the money, who owes the money towards the business। तो डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसने बिजनेस के पैसे देने हैं। समझते हैं कैसे? मान लो ये आपका बिजनेस है, ये है मिस्टर ए। आपने मिस्टर ए को सेल किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस रुपीज 10,000 फॉर 3 months, फॉर 3 months। अब मिस्टर ए ने आपको पैसे देने हैं। जिस पर्सन ने आपको पैसे देने हैं और जितने टाइम के लिए देने हैं, वो पर्सन उतने ही टाइम के लिए आपका डेटर्स माना जाएगा। तो इसलिए ये पर्सन क्या होगा? डेटर्स। किसके लिए? आपके लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपका डेटर माना जाएगा। कितने टाइम के लिए? 3 months के लिए। इसको हम, जो हमने इस पर्सन को गुड्स सेल किया है, इसको हम क्रेडिट सेल के नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट सेल। सो गाइज आपको हुआ क्लियर? भाई ऐसा पर्सन जिससे आपने पैसे लेने हैं, अब आपने इससे पैसे भी तो लेने हैं ना, ये पर्सन आपको पे भी तो करेगा ना। ये पर्सन आपको आफ्टर 3 months 10,000 रुपीज पे करेगा। आफ्टर 3 months ये पर्सन आपका डेटर नहीं रहेगा। जब तक 3 months चल रहे हैं, यानी कि जब तक ये पर्सन आपको पैसे नहीं देता, तब तक के लिए ये पर्सन आपका डेटर माना जाएगा। और डेटर्स एसेट्स होती है। कौन सी? करंट एसेट्स। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज ए पर्सन टू whom business, to whom business owes the money। भाई क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर एक पर्सन है जिसको बिजनेस ने पैसे देने, या जिसने बिजनेस को गुड सेल किया हुआ है और बिजनेस ने उसके मनी रिटर्न करनी है। देखते कैसे? मान लो ये आपका बिजनेस है और ये पर्सन है। इस पर्सन ने आपको सेल किया हुआ है या आपने इससे गुड्स परचेज किया हुआ है, ऐसा लिख दो। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस रुपीज 10,000। इसको हम क्रेडिट परचेज नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट परचेज। तो आपने इस पर्सन से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेज तो कर लिया, अब आपने इसके पैसे देने हैं। ऐसा पर्सन जिसको आपने पैसे देने हैं, वो पर्सन कौन होगा? आपका क्रेडिटर। और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटीज होती है। कौन सी? करंट लाइबिलिटीज। अब आपने इससे गुड्स परचेज किया था फॉर 2 months के लिए, फॉर 2 months। जब तक आप इस पर्सन के पैसे नहीं देते, ये पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्रेडिटर माना जाएगा। जब आपने इसके पैसे दे दिए, 10,000 रुपीज आपने पे कर दिए,
आफ्टर 2 मंथ्स आपने इसके पैसे पे कर दिए, तब ये पर्सन आपका क्रेडिटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर उसे बोला जाता है जिसको आपने पैसे देने हैं, क्योंकि आपने उसे गुड्स परचेज किया है तो आप इसे पैसे वापस करोगे। ठीक है, 2 मंथ्स जब तक नहीं होते, 2 महीने के लिए ये पर्सन आपका क्रेडिटर रहेगा। आफ्टर 2 मंथ्स जब आप इसके पैसे वापस कर दोगे तो ये पर्सन आपका क्रेडिटर बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं आपके साथ। टर्म नंबर 7th टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। रिसिप्ट्स मतलब प्राप्तियां। इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, भाई आपको पैसे मिले हैं या मिलने वाले हैं, मिलने योग्य हैं, किस लिए? आपने सेल किया है, क्या? एसेट्स या गुड्स। इसको क्लियर करने से पहले आपको एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा। चलिए आइए, सपोज करो आपका बिजनेस है, किसका? बिजनेस ऑफ गारमेंट्स का। ठीक है गाइज, आपका बिजनेस गारमेंट्स का है, तो आप डील किस में करोगे? डीलिंग इन पैंट्स, शर्ट्स एक्सेट्रा। अगर आपका बिजनेस मोबाइल्स का है तो डील किस में करोगे आप? मोबाइल या तो आप सेल करते हो या आप परचेज करते हो। अगर आपका बिजनेस कंप्यूटर का है तो डील किस में करोगे आप? डीलिंग इन कंप्यूटर्स में ही। या तो आप कंप्यूटर को सेल कर रहे हो या उसको परचेज कर रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस है, यानी कि ये आपके बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस गारमेंट्स का है तो पैंट शर्ट्स आप सेल करोगे, इसमें डील करोगे। अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है, इट मीन्स आपकी अगर मोबाइल की शॉप है तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर रहे हो। या कंप्यूटर का आपका बिजनेस है तो किस में डील करोगे आप? कंप्यूटर्स में, उसको सेल कर रहे हो, उसको परचेज कर रहे हो। तो ये जो आपने परचेज किया, ये जो भी आपके बिजनेस है, अगर आप इन बिजनेस से कनेक्टेड कुछ भी मटेरियल परचेज करते हो तो वो आपका क्या माना जाता है? गुड्स। यानी कि जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, चाहे वो गारमेंट्स का बिजनेस है, चाहे वो मोबाइल का बिजनेस है, चाहे वो कंप्यूटर्स का बिजनेस है, यानी कि जो भी आप अपने बिजनेस से कनेक्टेड मटेरियल को परचेज करते हो, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है? गुड्स। और ये गुड्स आप रीसेल करने के लिए परचेज कर रहे हो, रीसेल टारगेट। इनकी ऐसा गुड्स जो सेलिंग पर्पस को ध्यान में रखकर आपने परचेज किया है, उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। तो आपने इससे सेल किया, सेल करने से आपको अमाउंट रिसीव हुई, तो वो जो अमाउंट आपको रिसीव हुई ना, उस प्रकार की रिसिप्ट को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है गाइज, ये तो था आपका गुड्स। अब बात करते हैं एसेट्स की। ये आपका गुड्स का था, बात करते हैं अब एसेट्स की। अब एसेट्स में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एग्जांपल थे इसके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ये सब एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि आपने इसे सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, यानी कि नॉट परचेज फॉर सेलिंग पर्पज, नॉट परचेज्ड
फॉर सेलिंग टारगेट। अगर आप इन सभी एसेट्स को सेल करते हो तो आपको अमाउंट मिलेगी, मिल रही है ना, क्योंकि आपने इनको सेल किया है, आपको अमाउंट मिलेगी। और वो जो अमाउंट आपको मिलेगी वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। सो गाइज, एसेट्स और गुड्स में यही डिफरेंस है। एसेट्स आप परचेज करते हो, सेल करने के लिए नहीं परचेज करते, यानी कि नॉट परचेज फॉर सेलिंग टारगेट। और गुड्स को आप परचेज करते हो सेल करने के लिए। ठीक है गाइज, तो ये आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसका नाम था रिसिप्ट्स। आज का लेक्चर गाइज यहीं तक। मैं आपको अगले लेक्चर में इसकी जो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।